क्या खोया क्या पाया। दोस्तों, जामतारा के लोगों के लिए स्कैम कॉल्स का खेल उनकी जिंदगी बदलने वाला तुरुप का इक्का साबित हुआ। जहां 2010 से पहले तक इस शहर के लगभग सभी गांव गरीबी से जूझ रहे थे, वहीं 2015 के आने तक यहां के लोगों की जिंदगी बदल गई। 2010 से पहले ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करने कोलकाता, जमशेदपुर या दिल्ली एनसीआर आते और उसी की मदद से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। और 2 वक्त की रोटी के अलावा इनकी जिंदगी में कोई लग्जरी नहीं थी। यहाँ तक कि इन लोगों के पास रहने के लिए कोई पक्का मकान तक नहीं था। ये लोग 21वीं सदी में भी खपरेल के मकानों और मिट्टी से बने घरों में रहने के लिए मजबूर थे। इसके अलावा टीवी, मोबाइल फोन, बाइक और गाड़ियों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन 2010 के बाद से इन घरों के युवाओं ने स्कैम कॉल्स और फिशिंग स्कैम जैसे साइबर क्राइम से खूब पैसा कमाया। दिन में लगभग 100-200 कॉल करने वाले लोग कम से कम 10 से 20 लोगों को तो अपने जाल में फंसा ही लेते थे, जिनसे ये एक दिन में लगभग 1 से 10 लाख के बीच कमाई करते थे। इन्हीं पैसों की मदद से इन लोगों ने अपनी कोठियां खड़ी कर ली और एक से बढ़कर एक लग्जरी आइटम अपने लिए खरीदे। इसके साथ ही कभी बसों, ट्रेनों में धक्के खाने वाले इन लोगों ने एसयूवी, टीयूवी जैसी महंगी कारें भी रखना शुरू कर दिया। इनकी दौलत देखकर ऐसा लगता था जैसे इनकी कोई लॉटरी लग गई हो। और ये दौलत जामतारा जिले के एक खास ब्लॉक, इलाके या कस्बे तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि जिले के सभी गांवों में ऐसे बदलाव देखे जा सकते थे। जिले के किसानों, मजदूरों तक के पास महंगी महंगी कारें देखी जा सकती थी। इन लोगों के पास ऐसे ऐसे लग्जरी आइटम्स मौजूद थे जिनके नाम इन्होंने कभी सुने तक नहीं थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि फिशिंग स्कैम ने जामतारा के लोगों की जिंदगी पर सिर्फ अच्छा ही असर किया था। इस फिशिंग स्कैम की वजह से जामतारा देश भर में बदनाम हो गया। यहाँ से बाहर नौकरी या काम की तलाश में जाने वाले लोगों को शक की नजर से देखा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें काम देने से भी इनकार कर दिया जाता। इसी वजह से यहाँ के लोग अक्सर खुद को आसपास के जिलों का रेजिडेंट बताने लगे। जब फिशिंग स्कैम के केसेस बढ़े, तब पुलिस का रोजाना आना जाना लगा रहता था, जिससे कि आम लोगों को भी काफी परेशानी होती थी। रोजाना पुलिस की रेड से इस काम से दूर रहने वाले लोगों को शक के घेरे में ला खड़ा किया था। दोस्तों, इस फिशिंग स्कैम से लोगों के पास पैसे तो खूब आ गए थे, लेकिन इस काम ने इन लोगों को देश भर में बदनाम कर दिया था। यहाँ तक कि इनके आसपास के लोग भी इनकी इज्जत नहीं करते थे। फिशिंग स्कैम के पॉपुलर होने के बाद यहाँ के आम लोगों की जिंदगी भी डर के साए में कट रही थी। पुलिस से तो डर लगा ही रहता था, साथ ही स्कैमर्स के जाल में फंसने का खतरा इनके सिर पर बना रहता था। अब इन लोगों के लिए अपने ही इलाके में रहना सेफ नहीं रह गया था। इन्हें यह भी डर बना रहता था कि ये स्कैमर्स किसी दिन लूटपाट जैसे कामों में भी ना शामिल हो जाएं। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब देश में होने वाले फिशिंग स्कैम के केसेस की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि झारखंड के इस जिले से सभी लोग परेशान हो गए। देश में आने वाले फिशिंग स्कैम के 80% केसेस जामतारा से ही जुड़े होते थे। इसी का नतीजा था कि अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2017 के बीच 12 राज्यों की पुलिस ने जामतारा में 20 से ज्यादा बार रेड की। यही वजह थी कि जामतारा को भारत का फिशिंग कैपिटल कहा जाने लगा। आज भी लोग जामतारा को इन्हीं फिशिंग स्कैम की वजह से याद करते हैं, और आज भी जब कोई फिशिंग स्कैम की घटना घटती है तो पहला शक जामतारा के युवाओं पर ही होता है। हालांकि लोग समय के साथ अलर्ट हो गए और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और लॉटरी जैसी झूठे वादों करने वाली कॉल से अब सावधान हो गए, और उससे जामतारा से जुड़े केसेस की संख्या भले ही घट रही हो, लेकिन ये स्कैम्स बदलते वक्त के साथ साथ अपना रूप और जगह भी बदलते रहे हैं। तो दोस्तों, अब जामतारा से जुड़े फिशिंग केसेस की संख्या कम तो हो गई, लेकिन क्या जामतारा के स्कैमर्स कभी पुलिस के हाथ आ पाए? जिन लोगों के पैसे उनके बैंक अकाउंट से उड़ाए गए, क्या उनके पैसे कभी वापस मिले? या फिर पुलिस की रेड से बचने के लिए स्कैमर्स ने कौन सा रास्ता अपनाया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में।